नमस्कार दोस्तों, जहाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में समास के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि संधि का ही एक प्रकार का हम उसको कह सकते हैं कि जुड़वा भाई है। उसमें शब्द होते हैं और समास में पद होते हैं। वह भी दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, ये भी दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। उसमें भी विच्छेद होता है और इसमें समास में भी विग्रह होता है। अर्थात विच्छेद का मतलब भी हमने बताया कि विखंडन अलग अलग करना, और विग्रह का मतलब भी यहाँ पर यही होता है कि अलग अलग जो पद एक साथ जुड़े हुए हैं उसको अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो समास जिस प्रकार संधि हमने बताया था, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर एक पद का निर्माण करता है वो वहां पर शब्द था। यहाँ पर समास पद दो पद होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका समास का एक पदी भाव समास। ठीक है, एक पदी भाव समास अर्थात हम समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, अर्थात बड़े से बड़े शब्द को छोटा कर देना, संक्षेप में कर देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। कहता है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, या कई पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण होता है, वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यह था इसका संस्कृत में परिभाषा। अब इसी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार संधि था उसी प्रकार यह है। तो दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद का जो निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने समास देख लिया। अब जिस प्रकार हमने वहां पर विच्छेद देखा था, वह हम यहां पर क्या देखते हैं? विग्रह देखते हैं। क्या देखते हैं? विग्रह। दोनों का अर्थ सेम होता है, एक समान होता है, दोनों का अर्थ एक समान होता है। कहता है समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए, समासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूलभूत स्थान पर या विभक्ति के अनुसार मूलभूत स्थान पर उसको विभक्त कर दिया जाता है, विभक्ति के साथ साथ अलग कर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। वह भी हम देख लेते हैं। समासिक शब्द या समास। तो अब जब विग्रह करना है हमको, अर्थात जब कोई बड़ा शब्द रहता है, अर्थात बड़ा पद बनकर आता है, तो उसका जो हम विग्रह करेंगे अर्थात उसको हम खंडन करेंगे, उसके अपने मूलभूत स्थान जो जहां विभक्ति के अनुसार था उसको विभक्ति में रख दिया हमने, वचन के अनुसार हमने उसके वचन में रख दिया, पुरुष के अनुसार हमने उसके पुरुष में रख दिया, तो वही चीज अलग अलग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए पद का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, अब यथा के रूप में हम देख लेते हैं कैसे दो पद एक साथ मिलते हैं। नीलम और उत्पलम, नीलम और उत्पलम ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। नीलम और उत्पलम ये दोनों अलग अलग शब्द है। कैसे इसको दो पद को मिलाकर एक बनाना है, तो जो हो जाता है क्या? नीलोत्पलम। क्या हो जाता है? नीलोत्पलम। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह अर्थात समासिक शब्द या समास के द्वारा, अर्थात इसके द्वारा जो शब्द बना हुआ रहता है उस शब्द को सभी को जो जितने भी पद है, अर्थात यहां पर दो पद है,
दो पद है तो उन दोनों पदों को अपने मूल रूप में विभक्ति के साथ अलग करके दिखाना। उस सभी पदों को अलग अलग करके विभक्ति के साथ दिखाना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। अर्थात विखंडन, विग्रह, विच्छेद जो कहिए विग्रह कहलाता है। अब जैसे यहां पर नीलम और उत्पलम, नीलोत्पलम हमने लिखा था यहां पर, नीलोत्पलम ये एक शब्द है, ठीक है। अब इसका हमको विग्रह करना है तो बस इसी के जैसे नीलम और उत्पलम, नीलम और उत्पलम, ये हो गया आपका विग्रह, ठीक है। तो समास समझ गए और विग्रह समझ गए। अब हमको देखना क्या है कि समास के भेद, क्या देखना है हमको? समास के भेद। मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और 2 भेद अलग से जो होते हैं वह तत्पुरुष के होते हैं। किसके होते हैं? तत्पुरुष के। 2 भेद अलग से तत्पुरुष के होते हैं, जिनको मिलाकर कुल समास के भेदों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है, ठीक है। तो हम जब भेद देखते हैं यहां पर, तो हम लोग देखते हैं अब समास के भेद। हमने समास को समझ लिया, विग्रह को समझ लिया। मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। इसी तत्पुरुष समास के 2 और मुख्य भेद होते हैं, जिनको मिलाकर कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास के जो 2 मुख्य भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु, तो ये थे कुल समास के 6 भेद। अब जो हम लोग चलेंगे समास के भेदों को समझेंगे, किस प्रकार हम समास निर्धारित करते हैं, किस प्रकार हमको पता चलता है कि यह कौन सा समास है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके भेदों के परिभाषा को समझना होगा, उसके नियमों को समझना होगा, तब जाकर हमें यह पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहला समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पर हम लोग चलते हैं। कहता है अव्ययी भाव समास अर्थात पूर्व पद प्रधानार्थो अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात जिस समास का पूर्व पद अर्थात प्रथम पद। अब समास में देख लीजिए 2 पद होते हैं, समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व पद मतलब पहले वाला और उत्तर पद मतलब बाद वाला, ठीक है। 2 पद होते हैं इसमें, पूर्व और उत्तर। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो और संज्ञा हो, क्या हो? संज्ञा हो, वह समास कौन सा समास होगा? और जो क्विलिंग हो वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। तो ये था अव्ययी भाव, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं अव्ययी भाव समास पर। कहता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। हमने पहले बताया जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जब पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा तो इसके कारण क्या होगा कि दोनों पद अर्थात समस्त पद जो मिल जाएंगे दोनों, वह सभी क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। जब दोनों पद एक साथ मिल जाएंगे तो अव्यय हो जाएंगे, ठीक है। और वह किस में रहेगा? क्लीबलिंग में रहेगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं यथा कालम प्रतिदिनम। यथा कालम अर्थात यथा कालम मतलब लंबे समय तक, प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, हर एक दिन। अब इसमें देख लीजिए यथा कालम, यथा यह एक अव्यय है। सबसे पहले इसकी प्रधानता अर्थात लंबे समय तक, काल मतलब समय, काल मतलब समय, ठीक है। यथा मतलब लंबे समय तक अर्थात लंबे समय तक। प्रतिदिनम यहां पर प्रति क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा और दिन क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, जिसको मिलाकर समस्त पद क्या हो जाएगा? यह समस्त पद क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखते हैं कि कहता है अव्ययी भाव समास में तरह तरह के परिवर्तन आते रहते हैं।
हमें इतना तो हमें याद ही रखना है, इतना हमें याद ही रखना है। अब इसके बाद का जो परिवर्तन आता है वह देख लेते हैं। कहता है समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में आता है। जब यह अलग अलग जो है, जब समस्त पद बन जाता है तो वह नपुंसक लिंग में आ जाता है और वह एक वचन में रहता है। किस में रहता है? एक वचन में रहता है। दूसरा, प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात प्रथम पद या जो यथा है, यथा है इसकी प्रधानता होगी, प्रति है इसकी प्रधानता होगी, ठीक है, ना कि कालम और दिन की प्रधानता होगी, ठीक है। तो प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती। और दूसरा जो है प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें भी प्रथम पद अव्यय है, इसमें भी प्रथम पद अव्यय है, अर्थात यथा और प्रति जो है वह क्या है? अव्यय है, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो परिवर्तन आता है नंबर 4 देख लेते हैं। इसके परिवर्तन में 3 तक तो हमने देखा, जिसका तीसरा परिवर्तन क्या था कि प्रथम पद अव्यय रहता है। अब इसके चौथे परिवर्तन को देखते हैं। कहता है उत्तर पद यदि दीर्घ स्वरांत अर्थात दीर्घ में रहता है, दीर्घ स्वर में रहता है तो उसे हरस स्वांत अर्थात हरस स्वर में कर देते हैं। किस में कर देते हैं? हरस स्वर में बदल देते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं उप और नदी, उप नदी, ठीक है। अब देखिए जो दीर्घ स्वरांत में रहेगा, यहां पर देखिए दीर्घ स्वरांत है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? हरस स्वरांत में कर देते हैं। क्या हो जाता है? उपनदी, जिसका अर्थ क्या होता है? नदी के समीप, नदी के समीप या निकट, नदी के समीप, ठीक है, नदी के समीप। जो हरस स्वरांत रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? जो दीर्घ में रहता है उसे हम लोग हरस्व में बदल देते हैं, ठीक है। ये था इसका चौथा नियम। अब 5वें नियम में देखते हैं। जैसे कहता है अन से अंत होने वाले शब्द। अब जिस शब्द के अंत में नौ लगा हुआ रहता है उस शब्द में से हम नौ को निकाल देते हैं, नकार निकाल देता है, अर्थात नौ जो रहता है वह निकाल देते हैं। जिस प्रकार हम यथा में देखते हैं उप राजन। अब देखिए इस शब्द के अंत में नौ है तो इसमें से नौ निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? उपराजम। नौ को निकालकर उसको उसमें मौकार का जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से राजन में से नौ निकाला, मौ का आगमन हुआ जो उपराजन से बदलकर किस में आ गया? उपराजम में आ गया। अब देखिए इसका छठा नियम है। कहता है शब्द के अंत में ओ या औ रहता है, शब्द के अंत में ओ या औ रहेगा तो उस ओ या औ के स्थान पर हम लोग हर्ष ऊ कर देंगे। क्या कर देंगे? हर्ष ऊ कर देंगे। अब जैसे यथा में, इसमें भी देख लीजिए यथा उपनौ, उपनौ, इसको मिलाकर क्या हो जाएगा? उपनु, अर्थात नौका के समीप, नौका के समीप, ठीक है, नौका के समीप, ठीक है, नौका के समीप। उपनु, यहां पर औ था तो औ में से औ को हटाकर उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? ऊ कर दिया, ठीक है। ये था। अब हम प्राय 7वां नियम में देखते हैं। कहता है हलंत, जिस शब्द के अंत में हलंत लगा हुआ रहे उस हलंत में से हलंत को, उस शब्द में से हलंत को निकालकर औकार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? औकार लगा देते हैं। जैसे उपसरित, उपसरित, उपसरित शब्द के अंत में देखिए तो में हलंत लगा हुआ है तो इसमें से हलंत लगाकर इसको औकार कर देंगे, यह हो जाएगा उपसरितम, उपसरितम, अर्थात तो में जो हलंत था अब वह तो औ में बदल गया है। यह हलंत अब किस में बदल गया है? औ में बदल गया है, ठीक है। तो ये इसके नियम थे जिसके कारण हमें समास में बदलाव आता है, समास में परिवर्तन आता है, ठीक है। अब जो हम देखेंगे यह समास का दूसरा नियम, ये पहले नियम का अर्थात पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव उसके नियम थे। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम इसका क्या है, ठीक है। तो दूसरा नियम थोड़ा लंबा है और कठिन भी है, जिसको समझने में थोड़ा स्थिर रहना पड़ेगा। आप स्थिर रहिएगा, वीडियो देखिएगा ध्यान से, आप जरूर समझ जाइएगा। हम अब दूसरे नियम पर चलते हैं। देखिए इसका जो दूसरा नियम है थोड़ा कठिन है, ठीक है। अलग अलग करेंगे तब हमको कठिन नहीं बुझाएगा, लेकिन जब हम इसी को देखिए कितना लंबा शब्द है, यहां से लेकर यहां तक का शब्द है, ठीक है। जब इसको हम पढ़ेंगे तब पढ़ने में हमें कठिनाई होगी, लेकिन
इसको पढ़ने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं हो अगर इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अव्ययम, विभक्ति, समीप, अस्मृद्धि, बेहद, यर्था, भावत्य, भावत्या, संप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, द्यानु, पूर्व योग्य पद, सादृशम, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके भी लिख दिया है यहाँ पर, उसका अर्थ भी समझा दिया है। जैसे देखिए, सबसे पहला अव्यय के रूप में हम लेते हैं तो सबसे पहला है विभक्ति, उसके बाद है समीप, उसके बाद है असमृद्धि, उसके बाद है वृद्धि, उसके बाद है अर्थाभाव, उसके बाद है अत्यय, असंप्रति, शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात, योग्यता, विप्सा, अनतिक्रम, अनुपूर्व, युगपद, सादृश्य, संपत्ति और साकल्य। ठीक है, ये सभी वचन के अनुसार और अव्यय के अनुसार दिए गए। अब शब्द का अर्थ जहां पर हम बताए विभक्ति, अर्थात इसमें जो है में पर, अर्थात पांचवा अधिकरण कारक का रूप हम ले सकते हैं इसमें। समीप का मतलब हम जानते ही हैं नजदीक। अब असमृद्धि मतलब समृद्धि, समृद्धि मतलब योग्यता से अधिक धन अगर किसी के पास हो जाता है तब। वृद्धि का मतलब होता है नाश, खत्म हो जाना। अर्थाभाव मतलब अभाव या कमी हम लोग कह सकते हैं। अत्य मतलब अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अत्यधिक जिसको हम कह सकते हैं। असंप्रति मतलब अब उचित नहीं होना, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं अब ये ठीक नहीं, अब उचित नहीं है, उचित नहीं। शब्द प्रादुर्भाव अर्थात शब्द का प्रकाश, कोई ऐसा शब्द जिसकी प्रधानता बताई गई हो, जिस पर ज्यादा जोर डाला जाता हो, शब्द का प्रकाश। पश्चात मतलब सभी जानते होंगे पीछे होता है। योग्यता मतलब योग्य। ठीक है, विप्सा मतलब द्व्यक्त के अर्थ में, जब इसका हम शब्द अर्थात समास इसका बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अनतिक्रम अर्थात सीमा के भीतर रहकर, सीमा के अंदर, सीमा में। अनुपूर्व अर्थात क्रम से हमें चलना चाहिए, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, हमें ऐसे क्रम से चलना चाहिए। योग्य पद अर्थात एक साथ होना, सभी को लेकर एक साथ। अब सादृश्य मतलब एक समान, समानता। संपत्ति का मतलब जानते हैं धन। साकल्य मतलब सबको शामिल करके चलना, सबको लेकर एक साथ चलना। अब हम सबसे पहला चलते हैं विभक्ति के अनुसार। विभक्ति के अनुसार जब हम चलते हैं तो उसमें पहला हम देते हैं हरौ इति। हरौ इति, देखते ये अलग अलग शब्द है। हरौ इति ये अव्यय है, इति हमेशा ध्यान रखिए ये अव्यय है। क्या लिखा हुआ है? हरौ इति। इसको अगर हम एक साथ करते हैं तो हो जाता क्या? अधिहरि, अधिहरि। ठीक है, अधिहरि अर्थात इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हरि में। क्या हो जाएगा? हरि में। यहां देख लीजिए विभक्ति के अनुसार हरौ। ठीक है, ये विभक्ति के अनुसार दिया गया अधिहरि अर्थात हरि में। अब दूसरा हमारा क्या है? नजदीक अर्थात समीप। हम लिखते हैं गंगाया समीपम इति। गंगाया समीपम इति लिख सकते हैं उपगंगम। उपगंगम अर्थात गंगा के निकट या गंगा के नजदीक। अब है समृद्धि अर्थात योग्यता से अधिक धन। ठीक है, हम कह सकते हैं मद्रा नाम असमृद्धि इति। मद्रा नाम समृद्धि इति। समृद्धि इति, मद्रा नाम समृद्धि इति, जिसका मतलब क्या होता है? समुद्रम। क्या होगा इसका मतलब? समुद्रम। समुद्रम अर्थात इसमें योग्यता से अधिक जल है, जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना अधिक जल है। ठीक है, ये हो गया मद्रा नाम असमृद्धि इति अर्थात समुद्रम। अब हम ले लेते हैं वृद्धि अर्थात नाश। किस प्रकार नाश होता है? खत्म होता है। ठीक है, यवानाम, यवानाम वृद्धि। ठीक है, जिसका आपको हो जाता है दुर्यवनम। दुर्यवनम अर्थात यवों का नाश, यवों का नाश। ठीक है, यवों का नाश, ये हो गया। उसके बाद है अर्थाभाव मतलब अभाव। अब अभाव के तौर पर देख लेते हैं, कहता है मक्षिका नाम अभाव इति।
मक्षिका नाम अभावः इति, मक्षिका नाम अभावः इति, अर्थात निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम अर्थात मच्छरों का अभाव है। निर्मक्षिकम अर्थात मच्छरों का अभाव। अगर हमें ऐसा शब्द मिलता है दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, समुद्रम, अगर उसको कहेगा विग्रह करने के लिए तो हम इसी प्रकार करते हैं। मद्राणाम समृद्ध इति समुद्रम, वृद्धि अर्थात यवानाम वृद्धि अर्थात दुर्यवनम यवों का नाश, मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम, ठीक है, अर्थात मक्षिकों का अभाव। अब है अत्यय मतलब अधिकम अर्थात जरूरत से ज्यादा। हिमस्य अत्यय इति, हिमस्य अत्यय इति, हिमस्य अत्यय इति अर्थात अति हिमम, अति हिमम, अति हिमम, जिसका हिंदी आपको क्या हो जाएगा, हिम का नाश या अत्यधिक हिम हम कह सकते हैं, अति हिमम बहुत ज्यादा बर्फ, ठीक है, अधिकम। उसके बाद है असंप्रति अर्थात अब उचित नहीं, ठीक है, अब उचित नहीं, ठीक है। निद्रा संपत्ति न युज्यते इति, निद्रा संपत्ति न युज्यते इति, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अर्थात अति निद्रम, अर्थात हम कह सकते हैं अति निद्रम, अति निद्रम, जिसका मतलब आपको हो जाता है अब सोना उचित नहीं है या सोना ठीक नहीं है। यहां तक हो गया। आप देखते हैं शब्द प्रादुर्भाव अर्थात शब्द का प्रकाश, प्रकट करना, किसी के शब्द, मैंने कहा ना किसी के शब्द पर जोर डालना, ठीक है। हरि शब्दस्य, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति, प्रकाशः इति, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति अर्थात इति हरि, इति हरि अर्थात हरि के शब्द को प्रकट किया गया, हरि के शब्द को प्रकट करना। अब है पश्चात, इसका मतलब सभी जानते हैं पीछे, ठीक है। अब पश्चात का हम ले लेते हैं तो विष्णु पश्चात इति, विष्णु पश्चात इति, विष्णु पश्चात इति, जिसका मतलब आपको हो जाता है अनु विष्णु, अनु विष्णु अर्थात ये ध्यान रखिएगा, पश्चात मतलब भी पीछे होता है और अनु मतलब भी पीछे होता है। अनु का मतलब कहां पर पीछे होता है ये हम कारक में आपको बता चुके हैं। अनु विष्णु, ठीक है, अर्थात विष्णु के पीछे। उसके बाद है योग्यता अर्थात योग्य, ठीक है। रूपस्य योग्यम इति, रूपस्य योग्यम इति अर्थात अनुरूपम, 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 जिसका अर्थ आपको रूप के लिए, रूप से अधिक उसकी योग्यता, रूप का, रूप की जो योग्यता है वह उसे उसी के लायक है, उसी के योग्य है, ठीक है, यहां पर ये दर्शाया गया। अब इधर हम लोग चलते, इधर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा लिखने में कंजस्टेड हो गया है क्योंकि शब्द ही ऐसा इतना था। अब चलते हैं विप्सा अर्थात कहता है द्विरक्त के अर्थ में, किसके अर्थ में, द्विरक्त के अर्थ में, ठीक है। जैसे दिनम दिनम इति, दिनम दिनम इति, दिनम दिनम इति मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति मतलब प्रतिदिनम, क्या हो जाता है, प्रतिदिनम, अर्थात द्विरक्त अर्थात दो शब्दों के अर्थ में। यहां पर देखिए एक ही शब्द को दो बार लिखा गया है, दो शब्दों के अर्थ में, जिसको मिलाकर एक ही हो जाता है प्रतिदिनम, अर्थात रोज रोज हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका अनतिक्रम,
उसके बाद है आपका अनतिक्रम, अर्थात सीमा में या सीमा के भीतर, सीमा के अंदर, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कहते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य इति, शक्ति अनतिक्रम इति, शक्ति अनक्रम इति, अनतिक्रम इति, अर्थात यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात मेरे पास जितनी शक्ति है मैं उतना करता हूं, मेरे पास जितनी क्षमता है मैं उतना ही करता हूं, ठीक है, अपनी सीमा के अंदर में रहना है। उसके बाद अनुपूर्व अर्थात क्रम से, अनुपूर्व अर्थात क्रम से, हमें बताया ना, क्रम से मतलब छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, ऐसा कुछ होता है। तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन इति, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्यम इति, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्यम इति, जिसका मतलब आपको हो जाता है अनुज्येष्ठम। क्या हो जाता है? अनुज्येष्ठम। क्या हो जाता है आपका? अनुज्येष्ठम, अर्थात छोटे से बड़ा, ठीक है, ज्येष्ठता के कर्म में बताया गया छोटे से बड़ा। उसके बाद है आपका युगपद, अर्थात एक साथ, क्या है? एक साथ। चक्रेन युगपत इति, चक्रेन युगपत इति, चक्रेन युगपत इति, जिसका मतलब आपको हो जाता है क्या? सचक्रम, सचक्रम, स का मतलब एक साथ, चक्र मतलब एक साथ, चक्र जितने हैं वो सभी। सशक्तम, जो हम कह सकते हैं सशक्तम, बहुत सारे शक्तियों को मिलाकर एक साथ, ठीक है। उसके बाद है सादृश्य, मतलब समानता। क्या है? सादृश्य, इसका क्या है? समानता दिया गया, समानता, एक समान बताया गया। हरे सादृशम इति, हरे सादृश्यम इति, हरे सादृश्यम इति, जिसका मतलब आपको हो जाता है सहरि। क्या हो जाता है? सहरि मतलब हरि के समान, सहरि मतलब हरि के समान। उसके बाद आता है आपका संपत्ति, धन। क्या आ जाता है? संपत्ति, धन। अब छत्राणाम संपत्ति इति, छत्राणाम संपत्ति इति, छत्राणाम संपत्ति इति, ठीक है, अर्थात सछत्रम। क्या हो जाता है? सछत्रम, ठीक है। उसके बाद साकल्य, उसके बाद इसमें इसका क्या अर्थ होता है? शामिल, सबको शामिल करके चलना। तृणम अपि अपरित्यज्य इति, इसका मतलब होता है तृणम अपि अपरित्यज्य, अपरित्यज्य इति, तृणम अपि अपरित्यज्य इति, जिसका मतलब होता है सतृणम। एक साथ करेंगे तो सतृणम, अर्थात घास को, तृण मतलब घास होता है, घास को भी शामिल कर लेना, सबको लेकर चलना, शामिल कर लेना, तो सतृणम। ये था आपका अव्ययी भाव का दूसरा नियम, अव्ययी भाव का दूसरा नियम था ये, ठीक है। अब इसके बाद अव्ययी भाव का तीसरा नियम, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो देखिएगा ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैंने एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर लिख के तब उसके समास को बताया है, ठीक है। ये सभी अव्ययी भाव समास में आते हैं। कौन से समास में आते हैं? ये सभी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं, ठीक है। अब इसी के दूसरे नियम पर हम चलते हैं। तो हम इसके तीसरे नियम में देखते, कहते हैं आंग मर्यादा विविध्यो, अर्थात मर्यादा, ठीक है, सीमा, जिसका मतलब क्या होता है? सीमा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि तेन विदा मर्यादा, तेन विदा मर्यादा, तेन विदा मर्यादा, जिसका मतलब आपको हो जाता है कि जिसका नाम लिया गया हो,
जिसका नाम लिया गया हो उसे छोड़कर, तेन विदा मर्यादा, अर्थात जिसका नाम लिया गया, इस सभी को मिलाकर मर्यादा, इसका अलग अलग है, तेन विदा मर्यादा, ठीक है। तो जिसका नाम लिया गया हो उसे छोड़कर, जिसका नाम लिया गया उसे छोड़कर, ठीक है, जिसका नाम लिया गया हो छोड़कर। उसी के तीसरे में देखते हैं आभिविधि व्याप्ति तत्सहितम, अर्थात जिसका आभिविधि व्याप्ति तत्सहिता आभिविधि, अर्थात जिसका नाम लिया गया हो उसे भी लेकर चलना है हमें, उसे भी लेकर चलना है, जिसे हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार, आवलेभ्य इति, आवलेभ्य इति, आवलेभ्य इति, अर्थात क्या हो जाता है ये आवलम, आवलम, जिसका मतलब हो जाता है आपको बचपन से, बचपन से, ठीक है, बचपन से। ये था इसका तीसरा नियम। अब चौथा है, कहता है प्रति पर समुनेभ्यो अक्षणः, सबको अलग अलग लिख दिया गया, प्रति सम पर अनु, प्रति, ठीक है। अब प्रति अक्षण मतलब सब में अक्षण लगाना है, ठीक है। इसका शब्द अगर हम लेते हैं तो अक्षण प्रति, अक्षण प्रति, अर्थात प्रत्यक्षम, क्या हो जाता है, प्रत्यक्षम। और उसके बाद सम, अक्षण सममम, अक्षण समम, अक्षण समम, जिसका क्या हो जाता है, समक्षम, क्या हो जाता है, समक्षम। अब है पर, अक्षण परम, अक्षण परम, अर्थात परोक्षम, परोक्षम, पीछे में अनु, अक्षण अनु, अनवक्षमम, अनवक्षम, अनवक्षम, ठीक है। ये था अव्ययी भाव, ठीक है। हम अव्ययी भाव को देखें, ये थोड़ा कठिन था, अव्ययी भाव का दूसरा जो नियम था वो थोड़ा कठिन था, उसके अपेक्षा में यह जो दूसरा, तीसरा और चौथा जो इसका नियम है वह थोड़ा लिखने में भी, पढ़ने में भी सरल लगता है, ठीक है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि इसका शब्द बहुत ज्यादा लंबा था, इसके कारण हमने छोटा छोटा करके बताया। और ये अव्ययी भाव के 4, ये अभी अव्ययी भाव पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे समास के दूसरे भेद पर, तत्पुरुष समास पर, समास का दूसरा भेद जो तत्पुरुष समास। आपको अगर यह वीडियो देखने में दिक्कत होता है तो इसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का विषय जो है थोड़ा क्लिष्ट होता है, समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। आप यह वीडियो डाउनलोड करके देखिएगा, तब जाकर आपको यह समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद हम अपने दूसरे वीडियो में इसके दूसरे भेद को लेकर आएंगे, समास के दूसरे भेद को लेकर आएंगे जो तत्पुरुष समास होगा। अभी के लिए धन्यवाद।